लोग आ रहे हैं जब तक लोग आ रहे हैं तब कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ठीक। तो उसके बाद शुरू करते हैं। शुरू किया जाए ना। बहुत नीक मौसम है। वॉइस क्यों नहीं आ रही है? बाकी लोगों को वॉइस जा रही है? बाकी लोगों को सुनाई दे रही ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास भी भेज दीजिएगा। ध्यान से सुनो, शुरू करते हैं इसको, ठीक। तो कल तक हम लोगों ने मराठों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कल मैंने आपको बताया था मराठों के इतिहास के बारे में, कि मराठों के इतिहास से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मराठों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो दो टाइप से पूछा जाता है आपका, ठीक। मैं बताऊंगा राष्ट्रप्रधान क्या, मैं आज सारी चीजें लिखवाऊंगा भी ना। आज से शुरू कर, आज तो होगा, ठीक। ठीक, चलिए ध्यान से सुनिएगा। बोले, ठीक, शुरू करते हैं, ठीक। आप मराठों का इतिहास में अगर बात करें, हम लोगों ने दो पढ़ लिए हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। सबसे, आवाज नहीं आ रही एकदम? हेलो, बाकी लोगों को आवाज आ रही? हाँ आ रही। रश्मि जी, आप अपना एक बार देख लीजिए, नेट का इशू ना हो। बाकी सभी लोगों को आवाज जा रही है, तो क्लास आज 10-15 मिनट लेट स्टार्ट हो पाई है, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक, मराठों के बारे में। तो मराठों से रिलेटेड जो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मराठा राज्य का उदय जो हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। मराठा का जो उदय हुआ था, वो मराठा राज्य का उदय किस मुगल शासक के दौरान हुआ था? तो मराठों का जो उदय हुआ था वो किसके दौरान हुआ था? औरंगजेब के दौरान। जब औरंगजेब मुगल सम्राट था, जब औरंगजेब मुगलों की गद्दी पर बैठा था, यानी भारत का एक तरीके से कह सकते हैं आपको, भारत का जब वो स्वामी था, तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। कहा जाता है कि भारत में अगर हिंदुत्व दोबारा आया था, हिंदू दोबारा यानी मध्यकालीन भारत के बाद हिंदुत्व फिर से अगर शीर्ष पे आया था, तो शीर्ष पे हिंदुत्व को लाने का सबसे बड़ा श्रेय किसको दिया जाता है? शीर्ष पर लाने पर सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है मराठों को। शीर्ष पर लाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय किसको दिया जाता है? मराठों को। तो ध्यान से सुनते हैं मराठों के इतिहास के बारे में। मराठों का इतिहास शुरू किससे होता है? शिवाजी से। मराठों का इतिहास शुरू किससे होता है? तो शिवाजी से शुरू करते हैं, ठीक। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो पहले एकदम बढ़िया से हम लोगों को जानना है, जहां से क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, वो शिवाजी की जो व्यक्तिगत लाइफ थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो शिवाजी के सबसे पहले माता जी का नाम क्या था? तो शिवाजी, सॉरी, हाँ, माता जी से शुरू करते हैं। तो शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता जी का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता जी का नाम था जीजाबाई। ध्यान से सुनिएगा, ठीक। हाँ, मुगल शासक नहीं, संजीव कुमार मिश्रा जी भैया, तो ये मुगलों का अंतिम शासक नहीं कह सकते, हाँ। जब तक, अगर आपसे बात करें कि जितने लोगों को वॉइस का इशू है, वो एक बार अपना नेट जरूर चेक कर ले, क्योंकि बाकी लोगों के पास आवाज भरपूर तरीके से पहुंच रही, ठीक। मधु जी, रश्मि, ये लोग जिनको इस दिक्कत है वो एक बार चेक कर लें जरूर, ठीक। तो माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई था। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। फिर तीसरे नंबर पे अगर आपसे बात कर ले, चलिए बाकी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, हाँ। ध्यान से सुनिएगा, शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र का एक शिवनेरी गढ़ का किला है, शिवनेरी किला। शिवनेरी देवी के पास एक किला था, तो शिवनेरी किले में हुआ था इनका जन्म। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनका जन्म हुआ कब था, तो 1627 ईस्वी में, यानी 1627 में इनका जन्म हुआ, 1627 में। हाँ, शिवनेर दुर्ग में, जिसको शिवनेर का किला भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। चलिए आगे ठीक, अगला पढ़ते हैं। तो अगर आपसे डेट भी कभी पूछे, वैसे डेट तो पूछा नहीं जाता है, तो 20 अप्रैल डेट जानते रहिएगा, 20 अप्रैल में ये इनका हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनके जो प्रारंभिक, चाहे आप राजनैतिक गुरु कर लीजिए, चाहे आप राजनैतिक गुरु कर लीजिए, चाहे इनके नैतिक गुरु कर लीजिए, जो जिन्होंने इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का जिम्मा उठाया, यानी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जिन्होंने दी थी, उनका नाम था दादा कोडदेव। दादा कोडदेव इनके जो इनके गुरु थे, प्रारंभिक गुरु जो थे, राजनैतिक गुरु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनके राजा कौन थे? तो दादा कोडदेव थे। कौन थे? दादा कोडदेव थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन कि इनके धार्मिक गुरु कौन थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके धार्मिक गुरु कौन थे, तो समर्थ रामदास। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनके धार्मिक गुरु कौन थे, तो धार्मिक गुरु इनके कौन थे? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। अच्छा चलिए, आज बारिश हो रही है, तो बारिश का जो मौसम है, इस मौसम से रिलेटेड दो तीन चीजें आप बता दीजिए जल्दी जल्दी। पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो वर्षा होती है वो किस मानसूनी हवाओं के कारण ये वर्षा होती है? भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है, ये किन हवाओं के कारण होती है? कौन से मानसूनी हवाओं के कारण भारत में मानसून की वर्षा होती है? जल्दी बताइए। वेरी गुड। अरब सागर से चलने वाली जो हवाएं हैं, खास तौर से जिसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण भारत में ये जो मानसूनी वर्षा होती है। मानसून का सबसे पहला जो मानसून की जो सबसे पहली बारिश होती है, वो मानसून की सबसे पहली बारिश भारत के किस राज्य में होती है? छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड, केरला। कहाँ पर होती है सबसे पहले? केरला में। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां सबसे कम वर्षा होती है? भारत का वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां सबसे कम वर्षा होती है? भारत का वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां सबसे कम वर्षा होती है? कम वर्षा होती है, कम वर्षा। वेरी गुड, लेह। लेह का एरिया होता है। लेह के जिस एरिया में खास तौर से जहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सॉरी, जहां का टेम्परेचर सबसे कम होता है, टेम्परेचर कम मतलब जहां सबसे ज्यादा भारत में ठंडी पड़ती है, वो स्थान लेह का है। और अगर उस लोकल एरिया का नाम बात कर ले, तो उस एरिया का कहा जाता है ड्रॉस। उस लोकल एरिया यानी उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है ड्रॉस। उस जगह का नाम क्या है? ड्रॉस। ठीक। ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ड्रॉस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन नाम। वेरी गुड रश्मि जी। सबसे ज्यादा रश्मि का उत्तर आया। फिर उसके बाद संजीव कुमार मिश्रा, शिवानी जी, इन लोगों का सही है। तो ड्रॉस नामक स्थान पे सबसे, लेह वैसे जगह का नाम है, लोकल अगर बात कर ले तो ड्रॉस कहा जाता है उसको। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सबको पता है मासिन राम में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा, वेरी गुड, गोरखपुर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वर्षा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आप क्या बताओगे? मथुरा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, धार्मिक गुरु हो गए समर्थ रामदास, ठीक। हाँ, क्वेश्चन एक बार वर्षा से। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में जो वायु में नमी, क्योंकि नमी ज्यादा हो जाती है बारिश के बाद नमी, अगर हाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस पूरी पृथ्वी यानी इन्वायरमेंट में, पूरे पूरे पर्यावरण में, अगर हम बात करें कि सबसे शुद्ध मौसम, सबसे बैक्टीरिया रहित मौसम, अगर या बैक्टीरिया रहित जो हवाएं चलती हैं, सबसे ज्यादा बढ़िया मौसम कौन सा होता है? सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि या तो हैवी रेनफॉल के जस्ट बाद का मौसम, बहुत हैवी रेनफॉल के जस्ट बाद का मौसम, या ज्वालामुखी फटने के आसपास का क्षेत्र। ज्वालामुखी फटे तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो बैक्टीरिया रहित होता है पूरी तरीके। क्या होता है वो? बैक्टीरिया रहित होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में जो उपस्थित नमी होती है, वायुमंडल में जो नमी उपस्थित होता है, उस नमी को किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडल में जो नमी उपस्थित होती है, वेरी गुड,
वायुमंडल में उपस्थित नमी को किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। अरे बैरोमीटर से कृष्णा भाई, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर मापते हैं उससे। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है उपस्थित नमी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चलिए आगे बताइएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में जो, चलिए हो गया, बैरोमीटर है, हाँ हाइग्रोमीटर ही रहेगा इसका, हाइग्रो, वेरी गुड। चलिए चलिए ध्यान से सुनिएगा शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी का जो टाइम पीरियड शुरू होता है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल सन 1627 को। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 में। माता जी का नाम क्या था? तो जीजाबाई। पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी किले में, यानी शिवनेरी दुर्ग में। राजनीतिक या नैतिक गुरु इनके कौन थे? तो ये दादा कोटदेव थे, जिन्होंने इनको घुड़सवारी करना। दूसरी बात में अगर बात कर ली जाए तो धनुष तीर चलाना, ये सारी जानकारियां किसने दी थी? तो इनके दादा कोटदेव ने की थी। धार्मिक गुरु कौन थे इनके? तो समर्थ रामदास थे। धार्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। फिर अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो शुरुआती समय था, इन्होंने एक शपथ ली थी, इन्होंने किस बात की शपथ ली थी? इन्होंने शपथ ली थी गाय की रक्षा करने के लिए और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। इन्होंने दो बातों की शपथ ली थी, गाय तथा हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। शुरुआती समय में इन्होंने अपने आसपास, जैसे बंगाल, ये मराठा क्षेत्र आप देखोगे, तो जब भी कोई व्यक्ति पॉपुलर बनना चाहता है, जब भी कोई व्यक्ति पॉपुलर बनता है, खास तौर से अपना एक एरिया बनाना चाहता है, तो जिस जगह वो रहता है उस जगह के आसपास के क्षेत्रों में ये कब्जा करना शुरू करता है, यानी वहीं से ये अपना उत्थान करता है। अब ऐसा थोड़ी ना है मैं प्रतापगढ़ का हूँ और कहीं दूसरी जगह जाकर के अपना साम्राज्य विस्तार करूं। जहां पर वो रहता है लोकल, जैसे इस मराठा से शिवाजी यहाँ के लोकल थे, तो यहीं से आसपास से उन्होंने अपने एरिया का विस्तार करना शुरू किया। तो जब एरिया का विस्तार करेंगे तो इधर आएगा, इधर हैदराबाद के निजाम वाला क्षेत्र आएगा, इधर विजयनगर वाला क्षेत्र आएगा। तो इन्हीं आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया था। तो जब विस्तार इधर से धीरे धीरे ये उठ रहे थे, उस समय मुगलों में कौन शासन कर रहा था? तो औरंगजेब शासन कर रहा था। तो जब भी कोई व्यक्ति उठना शुरू करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई व्यक्ति अपने उत्थान समय पे आता है, यानी उत्थान वाली पोजीशन पे आता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई व्यक्ति पीक सेशन पे आता है, तो सबसे पहले उसके आसपास के जो राजा, जो पहले बड़े होते हैं, बड़े का मतलब कह लीजिए आप कैसे, जो पहले से पॉपुलर है वो उसका विरोध जरूर करेंगे, वो जो पहले से पॉपुलर है वो इसका विरोध जरूर करेंगे। ठीक, जो पहले से शासक है वो उसका विरोध जरूर करेंगे। तो सेम उसी प्रकार औरंगजेब ने किसका विरोध किया था? तो शिवाजी का विरोध किया। शुरुआत में बहुत सारे विरोध चले, और उन विरोधों में अगर बात करें, दो लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है खास तौर से। एक का नाम है औरंगजेब, जो शिवाजी के प्रारंभिक विरोध करता थे। ठीक, एक का नाम है शिवाजी का जो विरोध किया था औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। और दूसरा शिवाजी का विरोध किया था बीजापुर के सुल्तान ने, बीजापुर के, ठीक, सुल्तान ने विरोध किया था। जब बीजापुर के सुल्तान ने विरोध किया था, तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, जिसका नाम था अफजल खां। जब शिवाजी का विरोध किया था बीजापुर के सुल्तान ने, तो बीजापुर के सुल्तान ने एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम क्या था? सॉरी, हाँ, जिसका नाम क्या था? अफजल खां। तो शिवाजी ने, अच्छा इनको भेजा कब था? इसको भेजा कब था? 1659 में। 1659 में अफजल खां आया था शिवाजी को मारने के लिए। 1659 में शिवाजी को मारने के लिए कौन आया था? अफजल खां आया था। और अफजल खां जब भारत इसको शिवाजी को मारने के लिए आया, तो शिवाजी ने अफजल खां की ही हत्या कर दी थी। शिवाजी ने किसकी हत्या कर दी थी? अफजल खां की ही हत्या कर दी थी। फिर इसके बाद औरंगजेब ने 1663 में, औरंगजेब ने 1663 में, यानी 1663 में औरंगजेब ने एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था शाइस्ता खां। जिसका नाम क्या था? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां भी आया था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी ने इस पर भी आक्रमण कर लिया था और इसका अंगूठा या हाथ कट गया था। तो शिवाजी को मारने का प्रयास दो लोगों ने किया था, अफजल खां और शाइस्ता खां ने, लेकिन शिवाजी दोनों आक्रमणों से बच गए थे, अर्थात दोनों आक्रमणों से इनका विजय हुआ था। शुरुआत में आगे आगे चलते हैं, तो शिवाजी का आगे चल करके जो मुगलों के साथ एक संधि भी हुई थी, जिसको पुरंदर की संधि कहा जाता है, 1664 के आसपास हुई थी। लेकिन इस संधि से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि संधि तो अलग से लिखवा देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 1674 में।
शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक, यानी अपना राज्याभिषेक का मतलब यह है कि राजा कब बने थे, तो 1674 में बने थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके राज्याभिषेक के समय पंडित कौन था, यानी शिवाजी का राज्याभिषेक किया किसने था, शिवाजी का राज्याभिषेक किया किसने था, तो आप उत्तर क्या बताओगे? तो आप उत्तर ये बताएंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक किया था किसने? गंगाधर भट्ट ने। जिन जो अपने काशी के थे, यानी बनारस के प्रसिद्ध एक पंडित हुआ करते थे, गंगाधर भट्ट कहा जाता है उनको। तो गंगाधर भट्ट ने इनका राज्याभिषेक करवाया था। लेकिन इनके राज्याभिषेक के तुरंत बाद, यानी लगभग 10 से 15 दिन के बाद, इनकी माता जी का अर्थात जीजाबाई का देहांत हो गया। तो ये पंडित के पास अपना विचरवाने जब गए, अपनी कुंडली उंडली दिखाए, तो इनको पंडित जी ने बताया, ध्यान से सुनिएगा, इनके पंडित जी ने बताया इनको, ध्यान से सुनिएगा, गंगाधर भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद हुआ क्या कि इनकी माता जी का देहांत हो गया। तो इनको पंडित जी ने बताया कि आपका जो राज्याभिषेक हुआ है वो गलत नक्षत्र में हुआ है। अगर आप इसी राज्याभिषेक के दौरान अगर गद्दी पर बैठे रहे तो आपके यहाँ से सारा कुल खत्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इन्होंने किया क्या था, इन्होंने अगला जो कुछ दिनों के पश्चात इन्होंने दोबारा अपना राज्याभिषेक फिर करवाया था, और विभिन्न रीति रिवाजों से फिर करवाया था। तो दो दो बार राज्याभिषेक कराने वाले इकलौते छत्रपति कौन थे? तो शिवाजी थे। दो दो बार राज्याभिषेक कराने वाले इकलौते छत्रपति कौन थे? तो शिवाजी थे। अगला, ध्यान से सुनिएगा, शिवाजी की राजधानी क्या थी, यही ज्यादा पूछा जाता है अधिकतर पेपर में। जो शिवाजी से क्वेश्चन आया है, अधिकतर पेपर में शिवाजी से क्वेश्चन यही आया, शिवाजी ने राजधानी क्या बनाई थी? रायगढ़। शिवाजी ने राजधानी क्या बनाई थी? तो शिवाजी ने राजधानी बनाई थी क्या? रायगढ़। वेरी गुड प्रिया जी। शिवाजी ने राजधानी क्या बनाई थी? तो शिवाजी ने राजधानी बनाई थी रायगढ़। कहा क्या बनाई थी? रायगढ़ बनाई थी। आगे चल करके अगर बात करें तो शिवाजी, ध्यान से सुनिएगा, आगे चल करके अगर बात करें तो आगे चल करके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शिवाजी के जो दरबारी थे, शिवाजी ने जब मंत्री बने, अर्थात जब छत्रपति बने, तो छत्रपति बनने के बाद जो इन्होंने अपना शासन चलाया था, वो शासन कैसे चलाया था? तो उस व्यवस्था को कहा जाता है अष्टप्रधान। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। और उस अष्टप्रधान में कौन कौन व्यक्ति थे वो हम लोग आगे पढ़ने वाले। क्या आपको इतनी बातें समझ पाए कि नहीं? आप क्या आप इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अभी क्या आप इतनी बातें समझ पाए कि नहीं? जल्दी जल्दी लिख ली। अगर समझ पा रहे होंगे तो, अगर आपको दिख भी रहा होगा तो कहिए मैं पॉइंट वाइज बोल दूं, या कहिए तो मैं लिखवा दूं। कहिए मैं पॉइंट वाइज बोल दूं या लिखवा दूं। बोल दें? चलिए, हाँ बोल देते हैं, बोल देते हैं। चलिए लिखिएगा, शिवाजी लिखिएगा। जल्दी जल्दी पॉइंट बनाकर एक एक पॉइंट, जो जो लिख लिए हैं कोई बात नहीं, जो लिख लिए हैं वो थोड़ी देर वेट कर लें, बाकी लोग लिखते रहें, बाकी लोग जल्दी जल्दी लिख लें। जल्दी जल्दी लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे। प्रथम शासक थे या प्रथम छत्रपति थे, जिन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा, बीजापुर कौमा गोलकुंडा कौमा, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, गोलकुंडा तथा अहमदनगर व मुगल सम्राट औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुस्लिम शासकों, जैसे शक्तिशाली मुस्लिम शासकों शक्तिशाली मुस्लिम शासकों के बावजूद मराठा साम्राज्य का उदय किया और इसे सुदृढ़ बनाया। मराठा साम्राज्य का उदय किया और इसे सुदृढ़ बनाया। मराठा साम्राज्य का मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया
और इसे जैसे भी ली, मराठा साम्राज्य को अस्तित्व में लाया और इसे सुदृढ़ किया। ठीक लिखा। चलिए सेकंड पॉइंट, जल्दी जल्दी छोटे जन्म, छोटे छोटे पॉइंट। जन्म, जन्म 1627 शिवनेरी दुर्ग, जल्दी जल्दी लिखिएगा। जन्म 1627 शिवनेरी दुर्ग, जन्म 1627 शिवनेरी दुर्ग। यार अस्तित्व मिला धर्मेंद्र भाई, ये है कि इन सारे मुस्लिम शासकों, शक्तिशाली मुस्लिम शासकों के बावजूद भी मराठा साम्राज्य को अस्तित्व में लाया और उसे सुदृढ़ बनाया। सुदृढ़ का मतलब मजबूत बनाया। जन्म शिवनेरी दुर्ग 1627, पिता शाहजी भोसले, पिता शाहजी भोसले। तीसरा, माताजी जीजाबाई। आज इसको खत्म करेंगे और साथ साथ एक और टॉपिक कोई ना कोई मैं आज आपको, बस ये पढ़ लीजिए, इसके बाद थोड़े थोड़े रहेंगे, एक एक दो दो लाइन सब में रहेगा, बस जो जो पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में। बाकी इनको लोगों को कहानी थोड़ी ना पढ़नी है पूरी। ठीक, माता जी का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी भोसले। राजनैतिक व प्रारंभिक गुरु, राजनैतिक व प्रारंभिक गुरु। यार वॉइस की प्रॉब्लम क्या है, सभी लोगों को है ऐसी वॉइस की प्रॉब्लम। तो जिन लोगों को है वो लोग एक बार चेक कर लीजिए। अर्चना जी सर लिख रही हैं तो इसका मतलब है कि नहीं है प्रॉब्लम। हाँ आ तो रही है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि बाकी जिनको नहीं आ रही वो एक बार अपना नेट जरूर चेक कर लें, हो सकता है नेट का कोई इशू है, मौसम खराब है तो। ठीक, ठीक चलिए लिखिएगा। धार्मिक व सॉरी राजनीतिक व प्रारंभिक गुरु गुरुदेव, धार्मिक गुरु रामदास, धार्मिक गुरु समर्थ रामदास। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। इन्होंने, इन्होंने, इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार, का प्रारंभ, प्रारंभ अपने क्षेत्र के विस्तार का प्रारंभ तोरण का किला सबसे पहला था। तोरण कर्नाटक का पार्ट था पहले, तोरण का किला। दूसरा सल्हेर का किला, रायगढ़ का किला, रायगढ़ का क्षेत्र इत्यादि से शुरुआत की थी, इत्यादि से शुरुआत की थी, इत्यादि से शुरुआत की थी। चलिए 2 सेकंड का रुक जाइए, बैटरी बदल दें इसका, हो सकता है बैटरी के कारण हो। हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आ रही होगी मेरे हिसाब से, अब रुकेगी नहीं, बैटरी बदल दी गई है, अगर बैटरी का इशू रहा होगा तो। हाँ मैं कर देता हूँ। इन्होंने, हाँ पहला था, पहला था इनका तोरण का किला, इन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी तोरण का किला, कौमा सलहेर का किला, कौमा रायगढ़ का किला, का किला, का किला, रायगढ़ का किला,
इत्यादि से शुरू की थी, इत्यादि से की थी, इत्यादि से शुरू की थी। यानी अपना जो विजयी अभियान उन्होंने शुरुआत किया। तोरण जस्ट इनके बगल में था, क्योंकि बगल में आपको कर्नाटका वाला क्षेत्र मिलेगा। तो कर्नाटका का पुराना नाम जो मिड कर्नाटका है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का पार्ट है, उसका नाम पहले बीजापुर था, और बीजापुर का क्षेत्र था तोरण। तो वहीं से इन्होंने अपना विजयी अभियान शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ठीक, 1659 में, 1659, 1659, जल्दी जल्दी लिखिएगा थोड़ा। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने, बीजापुर के मंजू जी बता रहे हैं, वाइफ का नाम बता रहे हैं। ठीक, लिखिए। 1659 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान, सॉरी 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने इन्हें मारने के लिए, इन्हें मारने के लिए अफजल खां को भेजा। अफजल खां, अगर नाम ना सुनाई दे रहा हो या दिखाई ना दे रहा हो तो दीजिए, बाद में उसको कॉपी ओपी में तो देख लीजिएगा। अफजल खां है वैसे। ठीक, वेरी गुड, केसरी बता दिए तुरंत भाई। चलिए, बीजापुर के सुल्तान ने किसको भेजा था? अफजल खां को। किंतु शिवाजी ने मार गिराया, किंतु शिवाजी ने इनकी इसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। इसकी मतलब अफजल खां की, इसकी मतलब इसकी मतलब अफजल खां की। अफ, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। शॉर्ट अपने हिसाब से लिख लो, क्योंकि बुक तो आपके पास है ही है ना, तो आराम से आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अब कुछ और बताने वाला हूँ आपको, बढ़िया बातें, का कोई चीज जान लिया जाएगा, ऐसे रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक, फिर उसके बाद डालिएगा। औरंगजेब ने 1663, औरंगजेब ने 1663 में, औरंगजेब ने 1663 में शाइस्ता खां को भेजा था, 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 किंतु उसे भी हरा दिया, किंतु शिवाजी ने उसे भी हरा दिया, किंतु शिवाजी ने उसे भी हरा दिया, उसे भी हरा दिया। ठीक, शाइस्ता खां भी गया। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। शिवाजी व मुगलों, ये अच्छा पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, लिखिएगा। शिवाजी व मुगलों के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की, 1665। पुरंदर की संधि एक आगे भी होगी, लेकिन ये वाली दूसरी है, पहली है वही। ठीक, लिखिएगा। लिखा। हाँ, क्या पुरंदर की संधि हुआ था? दोनों समझौता हुआ था। मुगल ना तो इनको परेशान करेंगे यानी शिवाजी को, ना शिवाजी मुगलों को। कई सारी बातें थी, किले आपस में लौटाए गए थे। ठीक, पुरंदर की संधि भी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1674 में, 1674 में, हाँ, जय सिंह के बीच। लेकिन जय सिंह किसका प्रतिनिधि था? तो जय सिंह औरंगजेब का प्रतिनिधि था, रिप्रेजेंटेटर किसका था? औरंगजेब का। ठीक, चलिए। शिवाजी ने किसकी भेजे थे, किसको? उस पुरंदर की, हाँ। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 में, 1674 में, 1674 में गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में करवाया था। 1674 में गंगा भट्ट के नेतृत्व में करवाया था, गंगा भट्ट के नेतृत्व में करवाया था। अपना राज्याभिषेक गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में करवाया था। लिखा।
गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 1665, अमन भाई 1665 में थी वो, ठीक, गंगाधर भट्ट के नेतृत्व में करवाया। शिवाजी ने राजधानी, ऐसे छोटा सा पॉइंट, राजधानी, राजधानी रायगढ़ बनाई थी, रायगढ़, क्या बनाई थी, रायगढ़। अच्छा, अगर आप पहचान पा रहे हो तो बता दीजिए किसका चित्र है, अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये बता दीजिए किसका चित्र है, से फिर आगे बताएं, जल्दी बताइए। अरे मैं नहीं यार, और भी नाम बताओ, नाम, वेरी गुड, रश्मि जी, बहुत बढ़िया। ये है शिवाजी। और शिवाजी के दरबारी जो थे, शिवाजी के दरबारी को क्या कहते थे, तो अष्ट प्रधान, क्या कहते थे, अष्ट प्रधान कहते थे। उन अष्ट प्रधानों के नाम और उनके सामने उनका पद मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले पेशवा, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। दूसरा अमात्य, अमात्य या इसी को बोलते हैं मजूमदार, इसका मतलब होता है वित्त मंत्री, इसका मतलब क्या होता है, वित्त मंत्री। तीसरे नंबर पे अगर बात कर ली, ध्यान से सुनिएगा, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अगर बात कर ली तो तीसरे नंबर पे कौन थे, दबीर या सुमंत, बारिश फिर हो रही है ना, दबीर या सुमंत। तो दबीर या सुमंत की बात कर लिया जाए तो विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। चलिए एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन विदेश मंत्री से मैं पूछ रहा हूं, तीन चार क्वेश्चन जल्दी आएगा, जितने भी लोग बैठे हैं सभी से पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम से है, ठीक। मजूमदार वित्त मंत्री, देखिएगा, हाँ, ध्यान से, विदेश मंत्री से चार क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन, भारत के पहले विदेश मंत्री, बता देगा उसे 5 रुपए का नगद कर। बताओ, भारत के पहले विदेश मंत्री, जल्दी बताओ। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। भाई तुम्हारा भारत देश, तुम्हारा वाला भारत तो आजाद हुआ इसका मतलब फिर, हाँ, वेरी गुड। भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से सुनिएगा, पहले ऐसे विदेश मंत्री जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में अधिभाषण दिया था, भारत से विदेश मंत्री जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण, हिंदी में भाषण देने वाले, गुड, अटल जी, अटल जी पहले ऐसे, हाँ, अटल वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पहले ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था महासभा में जाकर के, जनरल असेंबली को बोला जाता है, यूएनओ का पार्ट जो है उसमें। अगला आपसे पूछ लिया जाए कि भारत, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान समय में कौन है विदेश मंत्री, तो सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर भारत के वर्तमान समय के विदेश मंत्री। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, सर नौबत का मतलब सैन्य मंत्री, सर नौबत का मतलब सैन्य मंत्री। भारत के पहले सैन्य मंत्री बताइए जल्द, भारत के पहले, स्वतंत्र के पहले सैन्य मंत्री कौन है, वेरी गुड, बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह, वर्तमान समय में राजनाथ सिंह। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगले नंबर पे आते हैं, तो अगले नंबर पे है वाक्यानवीश, क्या नाम है उसका, वाक्यानवीश, जिसको बोल सकते हैं राजा का पर्सनल असिस्टेंट, राजा का पीए, मतलब राजा क्या खाएंगे, क्या पिए, दिनचर्या क्या होगी, डेली रूटीन पूरी, अगर, हाँ, ये पूरा अगर बात कर लिया जाए, वाक्यान 20 दरबार में जो दैनिक कार्यवाही का कर सकते हैं आप, वाक्यान 20 को आप क्या कह सकते हैं,
दैनिक कार्यवाही को, डेली बेसिस पे दैनिक कार्यवाही का लेखा जोखा करने वाला, दैनिक कार्यवाही का लेखा जोखा करने वाला कौन होगा? वाक्यान्वीस। लिख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? लिख ले रहे होंगे, लिख पा रहे हैं ना? लिख ले रहे होंगे। फिर अगला नंबर पे आपसे पूछ लिया जाए सुरुनवीस, तो सुरुनवीस का मतलब क्या था? सुरुनवीस का मतलब था क्या? तो सुरुनवीस का मतलब था जिसको चिटनिस भी बोलते हैं, सुरुनवीस। और सुरुनवीस का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, जो पत्र व्यवहार का काम देखेगा, जो पत्र व्यवहार का काम देखेगा, जो पत्र व्यवहार का काम देखेगा, कार्य देखेगा पत्र व्यवहार के बारे में। जैसे मराठों, कोई अगर मराठों से मान लीजिए मुगलों द्वारा कोई चिट्ठी आई हो, अभी तो व्हाट्सएप है नहीं कि आप गूगल पे जा करके लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, तो वहां पहले था मुगलों ने कोई भेजा तो फारसी या उर्दू भाषा में भेजेंगे, और आया यहाँ पर शिवाजी फारसी उर्दू समझ नहीं पा रहे हैं, उधर से मैत्री का संदेश भेजा है, ये कुछ और समझ लिए, तो इसके लिए एक व्यक्ति होता था जो कन्वर्टर ट्रांसलेट करे। तो सुरुनवीस एक ऐसा पद्धति, ट्रांसलेटर से दूसरे क्षेत्रों से कौन सा पत्र आया ये सुरुनवीस देखता था। सुरुनवीस के बाद अगर बात करें तो सुरुनवीस के बाद कौन था? तो सुरुनवीस के बाद था कौन? पंडित राव। पंडित राव का मतलब जो राजा के यहाँ जो लड़के होंगे उनके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड दीक्षा दी जाती थी, यानी राजा के घर जो पूजा पाठ कराता था, राजा का जो पूजा पाठ और सारे काम कराए जाते थे, जो धर्म का बड़ा जानकार होता था, अच्छा, उसे 7वें नंबर पे ये था। और 8वें नंबर पे होता था न्यायाधीश। न्यायाधीश का काम क्या होता था? तो न्यायाधीश का काम होता था राजा से नीचे न्याय करना, राजा के नीचे न्याय करना, यानी राजा के बाद न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? न्याय। तो ये 8 पद थे, ये 8 पद थे जिनको हम लोग कह सकते हैं अष्टप्रधान, जिसको क्या कह सकते हैं? हाँ, अष्टप्रधान। इसी पंडित राव वाले में राजा का पूजा पाठ या पुरोहित कह सकते हो, या धार्मिक कार्य जो कराता था, धर्म के बारे में जो बताता था, वही। अगर आपको अष्टप्रधान दिख रहे हो तो लिख लीजिए, अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, लिखिएगा। शिवाजी माध्यम से चलाते थे, शिवाजी अपना प्रशासन अष्टप्रधान के माध्यम से चला। अष्टप्रधान के माध्यम से चलाते थे, जो कि इस प्रकार से हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। ठीक है। पहला, पेशवा सामने प्रधानमंत्री, पेशवा सामने प्रधानमंत्री, पेशवा सामने प्रधानमंत्री, पेशवा सामने प्रधानमंत्री। दूसरा, अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री, अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री, अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री। दबीर या सुमंत, दबीर या सुमंत, दबीर या सुमंत, दबीर या सुमंत की अगर बात कर ले, विदेश क्या था? दबीर या सुमंत विदेश मंत्री। चौथा, सर ए नौबत सैन्य मंत्री, सर ए नौबत सैन्य मंत्री। अगला, वाक्यान्वीस दैनिक कार्यवाही का लेखा जोखा करने वाला, वाक्यान्वीस, वाक्यान्वीस दैनिक कार्यों का लेखा जोखा करने वाला, वाक्यान्वीस दैनिक कार्यों का लेखा जोखा करने वाला। वाक्यान्वीस दैनिक कार्यों का लेखा जोखा करने वाला, वाक्यान्वीस दैनिक कार्यों का लेखा जोखा करने वाला। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, दैनिक कार्यों का लेखा जोखा करने वाला। अगला लिखिएगा, सुरुनवीस, सुरुनवीस
सुरुन 20, पत्र व्यवहार का काम देखने वाला। सुरुन 20, पत्र व्यवहार का काम देखने वाला। हेलो। आवाज जा रही मेरी? सुरुन 20, कैमरे में कोई दिक्कत आ गई है? नहीं, देखिएगा इसको। सुरुन 20, पत्र व्यवहार का कार्य देखने वाला। अगला, पंडित राव। हाँ, पंडित राव। पंडित राव हो गया, पंडित राव अगला लिखिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ठीक। पंडित राव। पंडित राव का लिखिएगा, धार्मिक कार्य करने वाला। पंडित राव करिएगा, पंडित राव, धार्मिक कार्य करने वाला। धार्मिक कार्य करने वाला। धार्मिक कार्य करने वाला। फिर इसके बाद लिखिएगा, न्यायाधीश। राजा के पश्चात न्याय का अधिकारी। राजा के पश्चात, राजा के पश्चात न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी। राजा के पश्चात न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी। राजा के पश्चात न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी। चलिए, 2 लाइन और फिर खत्म। 2 लाइन और फिर खत्म। 2 लाइन और फिर खत्म। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, देखिए, शिवाजी ने 2 टाइप के टैक्स लिए थे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता था पहले। शिवाजी ने कितने टाइप के टैक्स लिए थे? तो 2 टाइप के टैक्स लिए थे। पहला टैक्स कौन था उनका? तो इन्होंने 2 टैक्स जो लिए थे, एक था चौथ और एक था सरदेश मुखी। सरदेश मुखी। एक शिवाजी ने टैक्स लिया था चौथ। एक शिवाजी ने टैक्स लिया था कौन सा? चौथ। दूसरा कौन सा टैक्स लिया था इन्होंने? सरदेश मुखी। सरदेश मुखी। तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों में क्या फर्क था और दोनों से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथ का मतलब 1/4, और सरदेश मुखी का मतलब ले लीजिए आप 1/10। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, 1/4 बड़ा है कि 1/10? जल्दी बताइएगा, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, आप बताइए जल्दी। 1/4 बड़ा है कि 1/10? बताओ। 1/10। बहुत सही धर्मेंद्र भाई, सबसे बढ़िया मैथ आप ही की है। 1/4 बड़ा है, 1/4। ठीक। 1/4 बड़ा हिस्सा का मतलब ये था कि ऐसे क्षेत्र जो मुगल के थे, ध्यान से सुनिएगा। अब देखते, मुगल राजा तो दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसका एरिया यहां तक कवर करता है, और बीच में आ गए मराठा। तो जो मुगलों के एरिया थे, लेकिन मराठों के आसपास के रेंज में आते थे, तो मराठों ने इनसे कहा था कि तुम, ऐसे मुगलों का एरिया मैं लिख देता हूं, इनसे कहा गया था कि तुम हमें दोगे। हम मान लीजिए दे दिए, मराठों को दे दिए, तो अगर कोई तुम पर आक्रमण करेगा तो रक्षा मैं करूंगा, लेकिन अगर 1/4 मैं ही आक्रमण करूंगा। तो ये जो एरिया मुगलों का था उनसे लिया गया था, और सरदेश मुखी जो इनका लोकल एरिया था उनसे ये लोग कम ही लेते थे। तो जो मराठों का लोकल एरिया था उनसे लिया गया था 1/10, और जो मुगलों का एरिया था या अदर का एरिया था उनसे लिया गया था। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए मुगलों चौथ कौन सा था, तो मुगलों का एरिया जो था उससे 1/4, सरदेश मुखी क्या था? तो 1/10 जो इनका अपना लोकल। जल्दी से लिख लीजिएगा, शिवाजी ने 2 प्रकार के टैक्स वसूले थे। शिवाजी ने 2 प्रकार के टैक्स वसूले थे। पहला चौथ, दूसरा सरदेश मुखी। पहला चौथ, दूसरा सरदेश मुखी। पहला चौथ, दूसरा सरदेश मुखी। चौथ और दूसरा सरदेश मुखी।
लिखा आपने? चौथ और सरदेश मुखी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बताते हैं सुधा जी इसको, जैसे इसको खत्म करते हैं फिर बताते हैं उसको, बस आज ये खत्म हो जाए फिर बताते हैं। देखिएगा, शिवाजी के बाद तो इनके सबसे पहले जो पुत्र थे जिनका नाम था क्या, संभाजी। संभाजी 1680 से 89। फिर इसके बाद इनके बाद शिवाजी के दूसरे लड़के गद्दी पर बैठे थे, यानी तीसरे छत्रपति हुए थे राजा राम, 1689 से 1700। फिर इसके बाद राजा राम का पुत्र गद्दी पर बैठे जिनका नाम था शिवाजी सेकंड। बहुत छोटे व्यक्ति थे, छोटे का मतलब 4 वर्ष की उनकी उम्र। तो मैंने कल बताया भी था क्या कर रहे थे ये। तो इनकी माता जी ने शासन किया था 1700 से लेकर के 1707 तक। एक पत्नी के लड़के ये थे शिवाजी के, और एक पत्नी के लड़के ये थे। तो आपस में आप बताइए दोनों में कभी मैच हो पाएगा? मैच का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सौतेला व्यवहार होता था इन दोनों में आपस में। तो सौतेले के कारण एक दूसरे का सपोर्ट करते नहीं थे। ध्यान ही सुनिए। हाँ, ये पूछा रश्मि जी ने। रश्मि जी मैं समय रखूंगा एक दिन, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, पूछिएगा। वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, राताली कोटा, इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जो 1565 में हुआ था विजयनगर और बहमनी के बीच में। विजयनगर और बहमनी के बीच में विजयनगर खत्म हो गया था इसमें, और कर्नाटक राज्य का उदय हुआ था। चलिए, शिवाजी सेकंड थे, ताराबाई। तो और बाद में जब 1707 में इनकी डेथ हुई, यानी ये हार गए, तो इसमें संभाजी के लड़के गद्दी पर बैठे थे जिनका नाम था शाहू जी, जो 1707 से लेकर के 1749 तक थे। तो पहले छत्रपति शिवाजी, दूसरे छत्रपति संभाजी, तीसरे राजा राम, चौथे ये, पांचवे ये। एक क्वेश्चन आपसे, दो दो लाइन, एक एक लाइन सबसे रहेगा, एक लाइन दो दो लाइन। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके दोनों से सबसे बता देते हैं। सबसे पहला, औरंग जब ये संभाजी गद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने अष्टप्रधान खत्म कर दिया था। इन्होंने कहा था कि अष्टप्रधान वधान से कोई शासन नहीं चलेगा, और इन्होंने एक नया, एक तरीके से सारी पदों को जोड़ करके एक नया पद बना दिया था, सेना करते, यानी सभी पदों को इकट्ठा करके, और उस पद पर बैठ दिया था कलश को, कलश को। और ये लोग मिल करके औरंगजेब को बहुत परेशान करते थे। औरंगजेब वहां से आया लाठी उठा करके, और इनको मारा था, इनका गला काट करके, जो इनकी खोपड़ी थी उसमें अंदर से मांस निकाल करके भूसा भर करके पूरे नगर में टहलाया गया था। इतनी दर्दनाक मौत दी गई थी संभाजी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा ऐसे छत्रपति थे जिनकी हत्या औरंगजेब ने की थी, अष्टप्रधान को खत्म कर दिया और इनकी हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। किसने की थी? औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? संभाजी की। और कवि कलश जो इनका सबसे बड़ा सिपा सालार था। फिर राजा राम अस्तित्व में। तीसरे छत्रपति ये थे जो दूसरे थे, तो येशु की माता जी का नाम था, क्योंकि उनकी एक पत्नी जी का नाम था साई बाई, दूसरे का नाम येशुबाई। तो ध्यान से सुनिएगा, तो राजा राम तीसरे छत्रपति थे जिन्होंने अष्टप्रधान को पुनः वापस लाया था, अष्टप्रधान को पुनः वापस लेकर आए थे। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए मराठों का स्वर्णिम, यानी मराठों का स्वर्ण युग किसके काल के कहा जाता है, तो मराठों का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके कार्यकाल को? ताराबाई को। लेकिन जब इन्हीं के सौतेले भाई ने इनके साथ युद्ध किया, तो का क्षेत्र अलग अलग हो गया। साहू जी उत्तरी मराठा बैठे, और शिवाजी द्वितीय जिनकी माता जी दक्षिणी मराठा क्षेत्र में बैठी। अर्थात मुगलों का डाइवर्जन कब हुआ था? तो मुगलों का डाइवर्जन 1707 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसे जिंजी का युद्ध कहा जाता है। कौन सा? तो जिंजी का युद्ध कहा जाता है, जो किसके किसके बीच में हुआ था? तो इधर से साहू जी, उधर से शिवाजी से थे। और इस युद्ध में मराठा साम्राज्य दो भागों में टूट गया। एक मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी सतारा, और एक मराठा साम्राज्य की राजधानी रही रायगढ़। तो रायगढ़ मराठा साम्राज्य दो खंडों में टूट गया। और जब देखा गया कि साहू जी उतनी अच्छे तरीके से अपने पद को नहीं चला पा रहे, मराठा साम्राज्य को एक नहीं रख पा, तो साहू जी के बाद इनकी पूरी सत्ता किसने ले ली थी, यानी पूरी बागडोर किसने संभाल ली? पेशवाओं ने। पूरी बागडोर किसने संभाल?
इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाए अंतिम छत्रपति कौन थे, तो अंतिम छत्रपति थे साहू जी। अंतिम छत्रपति कौन थे? साहू जी। चलिए मैं बोलूं, बोलूं? ब्लर आ रहा है, साफ हो जाएगा, अभी 2 सेकंड में साफ हो जाएगा, तब तक आप लिख लो। ऐसे आप चार्ट बनाना चाहो तो बना लो। दूसरे नंबर पे है संभाजी। हाँ, संभाजी के बारे में एक दो लाइन, दो दो लाइन सबसे है, एक लाइन बस। लिखो, लिखिए। संभाजी ने अष्टप्रधान को खत्म कर दिया था। संभाजी ने अष्टप्रधान को खत्म कर दिया था। अष्टप्रधान को खत्म कर दिया था। दूसरा पॉइंट, इनकी हत्या औरंगजेब ने की थी। इनकी हत्या औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब ने इनकी हत्या की थी, संभाजी की। तीसरा लिखिएगा, तीसरे छत्रपति लिखिएगा। तीसरी लिखिएगा, तीसरे छत्रपति राजा राम, 1689 से 1700। और इसमें लिखिएगा अष्टप्रधान को पुनः अस्तित्व में लाया। अष्टप्रधान को पुनः अस्तित्व में लाया। लिखा? चौथे लिखिएगा छत्रपति शिवाजी सेकंड ब्रैकेट में ताराबाई। शिवाजी सेकंड ब्रैकेट में ताराबाई। शिवाजी सेकंड ब्रैकेट में ताराबाई, 1700 से 1707। नीचे छोटा सा पॉइंट, मराठों का स्वर्णिम युग। मराठों का स्वर्णिम युग या मराठों का स्वर्ण युग। अगला लिखिएगा, लास्ट पांचवे छत्रपति शाहू जी। जी, शाहू जी, 1707 से 1749। 1707 से अंतिम छत्रपति शासक। इनमें लिखिएगा अंतिम छत्रपति शासक जिनसे मराठा शक्ति पेशवाओं ने ले ली थी। जिनसे मराठा साम्राज्य पेशवाओं ने लिया था। किसने ले लिया था? मराठों ने ले लिया था, सॉरी पेशवाओं ने ले लिया था। चलिए देखिए, पेशवा में 4 लाइन है, पूरे पेशवा का क्रम सबसे दो दो लाइन, एक एक लाइन बस ये नाम रहेगा। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720। पेशवाओं, ऐसे नहीं, पेशवाओं में सबसे प्रधान यही था। यानी जब इसका गठन किया गया तो सारे पहली बार जो पावर लेने का, क्षत्रियों से पावर लेने का पहला प्रावधान बालाजी विश्वनाथ ने दिया था। इन्होंने दूसरा एक बात और कह दी थी, पेशवा पद अब पैतृक रहेगा। पहले था योग्यता के आधार पर, टैक्स टेस्ट होता था उसके आधार पे, अब था टेस्ट का मतलब रिटन एग्जाम नहीं, टेस्ट के आधार पे होता था। अब इन्होंने पैतृक बना दिया। दूसरे नंबर पे बाजीराव फर्स्ट, 1720 से 40। इनसे एक लाइन केवल
मराठों का नेपोलियन कहते हैं इसमें, मराठों का नेपोलियन। नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी युद्ध हारा नहीं था, इसने इन्होंने भी जितने युद्ध लड़े थे सारे में फतेह हासिल की थी, अर्थात जीत हासिल की थी। अगला, अगला तीसरे नंबर पे है बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ये बड़े इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आ सकता है आपका। 1740 से 1761, अंतिम प्रतापी पेशवा, अंतिम प्रतापी पेशवा कह सकते हो आप, प्रतापी पेशवा। इन्हीं के टाइम पीरियड में एक युद्ध लड़ा गया जिसको कहते हैं थर्ड वार ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध। कब हुआ ये? 1761 में। देखो उधर से कौन आया था, उधर से, उधर का मतलब बोर्ड के उस पार नहीं, उधर का मतलब दूसरी तरफ से कौन लड़ा था? तो दूसरी तरफ से लड़ा था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ये क्या था? ये अफगान था। क्या था? अब्दाली कौन था? अफगान था। आक्रमण करने किस पर आया था? मुगलों पर। लेकिन मुगलों की रक्षा कवच बनकर कौन खड़े हो गए? मराठा। तो आक्रमण हुआ किस पर? मराठों पर। और कहा जाता है कि यही इकलौता ऐसा युद्ध था जिसने मराठों का पूरा इतिहास ही पलट दिया। यानी मराठा अंतिम रूप से खत्म किस युद्ध में हो गए थे? पानीपत के तीसरे युद्ध में। बोले क्या हुआ केसरी भैया? केसरी क्या हुआ? पानीपत का तीसरे युद्ध में, हाँ ठीक, हाँ लिख लीजिए। पहला बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ में लिखिए 1713 से 1720। ठीक, 1713 से 1720। पेशवा में सबसे प्रधान और पेशवा पद को पैतृक, पेशवा में सबसे प्रधान और पेशवा पद को पैतृक, पेशवा पद को पैतृक, पेशवा में सबसे प्रधान और पेशवा पद को पैतृक। दूसरा, बाजीराव फर्स्ट, 1720 से 40, मराठों का नेपोलियन। 1720 से 40 मराठों का नेपोलियन, मराठों का नेपोलियन। क्या रिपीट कर दें सुधा जी? स्वाति जी क्या रिपीट कर दें? ठीक, तीसरा लिखिएगा बालाजी बाजीराव, तीसरा है बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761, 1740 से भुल्लर वाले। फर्स्ट में है, फर्स्ट में ईयर है 1713 से 1720, 13 से 20, 13 से 20 पहले का था। चलिए, बालाजी बाजीराव 67, अंतिम प्रतापी पेशवा, अंतिम प्रतापी पेशवा, जिनके शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, जिनके शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। एक तरफ से बना दीजिए अहमद शाह अब्दाली ब्रैकेट में अफगान, बना दीजिए अहमद शाह अब्दाली ब्रैकेट में अफगान। दूसरा, दूसरी तरफ बना दीजिए मुगल, लेकिन मुगलों को घेर दीजिएगा मराठों से। मुगलों को किससे घेर दीजिए? मराठों। मुगलों को किससे घेर देंगे आप? मराठों से, मराठों से। ठीक, तो ये मराठा इसमें। एक जदुनाथ सरकार एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार थे, उन्होंने बताया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें कहा जाता है हर घर से एक या दो चिता हर घर से जली थी, तो पूरा मराठा खत्म इसी में। ठीक, अरे प्रीति जी ये क्या लिख लीजिएगा, एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली ब्रैकेट में, दूसरी तरफ से, चारों तरफ से मराठों से, क्योंकि हुआ था मुगलों पर लेकिन मराठों ने इसको अपने ऊपर ले लिया था।
हाँ ठीक। लिखा आपने? लिखा। चलिए, इसके बाद पेशवा है माधवराव। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उनसे। माधवराव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 1761 से 72 तक नारायण राव बेचारे बड़ी जल्दी मर गए, के ऊपर बिजली गिर गई थी। 73 तक। फिर माधव नारायण राव 73 से, माधव नारायण राव 73 से 95। फिर इसके बाद बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड 95 से 1818। ठीक। ये अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा। इन दो लाइन लिखना है, तो आप इतना बना ले जाइए, फिर अंतिम पेशवा करके दो लाइन लिख लीजिए बस। हाँ, मैं बोल तो रहा हूं इसीलिए ना प्रीति जी। माधवराव 1761 से 72। दूसरा। दूसरा नारायण राव 72 से 73। 72 से 73। माधव नारायण राव 73 से 95। माधव नारायण राव 73 से 95। 73 से 95। और लास्ट बाजीराव सेकंड 95 से 1818। 95 से 1818। 95 से 1818। 95 से 1818। और इन्हीं में दो लाइन लिख बस लिखिएगा। देखिए, यह मराठों में अंतिम पेशवा थे। यह मराठों में अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा थे बाजीराव सेकंड। अंतिम पेशवा थे जिन्हें लॉर्ड हेस्टिंग, जिन्हें लॉर्ड हेस्टिंग, उस समय भारत का गवर्नर जनरल यही था, जिन्हें लॉर्ड सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल, जिन्हें लॉर्ड हेस्टिंग, जिन्हें लॉर्ड हेस्टिंग ने सहायक संधि के तहत, सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा अपना पेंशनर बनाकर, पेंशनर का मतलब अब खुद पैसा देंगे, तथा पेंशनर बनाकर कानपुर भेज दिया। पेंशनर बनाकर कानपुर भेज दिया। ये लोग कानपुर में आकर के रहना शुरू कर दिए थे। 1857 में विद्रोह में इनके पुत्र भाग लेंगे, तो 1857 का विद्रोह जब पढ़ा जाएगा तो इनका नाम फिर से आएगा एक बार। 1818 में इसको ब्रिटिशों ने अपने पास मिला लिया था। ठीक। चलिए, ध्यान से सुनिएगा। बहुत 5 मिनट का टॉपिक है। 5 मिनट के बाद फिर हम लोग कोई ना एक टॉपिक रिवीजन करते हैं जल्दी से। 5 मिनट देख लीजिए। एक क्षेत्र है केवल, मैसूर। फिर कल अपना अवध पढ़ा जाएगा यानी यूपी। और कल ही हम लोग पढ़ेंगे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन सब के बारे में व्यवस्था है। रैयतवाड़ी क्या है, महालवाड़ी क्या, और जमींदारी अधिनियम क्या है, भारत के गवर्नर जनरल क्या है, ब्रिटिश, और भारत के बंगाल का गवर्नर जनरल क्या है, भारत का वायसराय क्या है, प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, और याद करने का क्रम।
वही कानपुर भगा दिया था, कानपुर, कानपुर भैया। ठीक, चलिए मैसूर, क्या नाम है, मैसूर। मैसूर की बात अगर कर ली जाए तो केवल इसमें दो राजा पड़ने हैं, ज्यादा तामझाम इसमें नहीं है। एक हैदर अली और एक हैदर अली का पुत्र जिनका नाम है टीपू सुल्तान। एक हैदर अली और एक टीपू सुल्तान ही पढ़ेंगे किसमें, तो इसमें पढ़ा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक हैदर अली और दूसरा कौन पढ़ा जाएगा इसमें, तो दूसरे पढ़े जाएंगे टीपू सुल्तान। दो लोग पढ़े जाएंगे इसमें बस, बाकी सब कुछ नहीं पढ़ा जाएगा इसमें, क्योंकि यही दो लोग मेन है ही हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान। बहुत अच्छा। लेकिन टीपू सुल्तान पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा नाम बताना होगा, क्योंकि कुछ बैचों में शायद मैंने बताया है। एक वर्ड होता है राजनायिक, एक वर्ड होता है राजनायिक और एक वर्ड होता है राजदूत। राजनायिक और राजदूत में फर्क क्या होता है, राजनायिक और राजदूत। जल्दी बताइए। राजनायिक और राजदूत में फर्क क्या होता है, जल्दी बताइए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको, क्योंकि यहीं से समझ में आए। राजनायिक राजा होता है। बहुत बढ़िया। राजदूत एक देश से दूसरे देश से मैसेज करता है, राजदूत, हाँ वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा। तो राजनयिक और राजदूत में एक छोटा सा डिफरेंस है, देखिएगा। अभी आप हैं, आप में से किसी एक को ले लिया जाए, खास तौर से लोकेश आज नहीं है, नहीं तो लोकेश बड़ा कमेंट करते थे, ठीक, लोकेश को ले लिया जाए, कोई भी एक पर्सन है, एक लड़का है कोई भी, उसको ले लिया जाए और उसको उस देश में बैठा दिया जाए कि भैया तुम यहां पर रहना इस देश में। और चलिए बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान एक देश, सबसे सही लोकेश भाई वहीं रहेंगे, पाकिस्तान। वहां भेज दिया गया इनको, और वहां भेजने के बाद इनसे पूछे, कहा जाए कि भारत का इनके पाकिस्तान के संबंध को आपको अच्छा करना है। दूसरा कर दिया जाए कि अगर वहां पर कोई दिक्कत हुई भारत को लेकर के, तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। भारत की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति दौरा करने गया तो सारा अरेंजमेंट आपका होगा। जो एक दूसरे की जोड़ने की कड़ी होगा, जो एक देश से दूसरे देश से, नहीं, राजनयिक और विदेश मंत्री अलग अलग होते हैं भाई, ठीक, जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का कार्य करता है उसे बोलते हैं राजनयिक। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर कड़ी क्या होगा, जो राजनयिक होगा। भारत की ओर से कोई नेता गया, पहले वो उसको बता दिया जाएगा कि यहाँ से नेता है, तो पूरी मीटिंग अप्रूवल अप्रूवल करके कागजी काम सब कुछ देखे रहेगा वो, यानी सारी इस देश की सारी चीजें उस देश से, वैसे भारत में भी होगा। राजदूत क्या होता है, तो राजदूत का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटर। एक दिन के लिए गया, 2 दिन के लिए गया, यहाँ की बात वहां बताया, वहां से की बात यहाँ लेके चला आया। राजनीति के पॉइंट होते हैं वहां पर, कुछ दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल भर के लिए, ये जबकि रहो जो राजदूत होगा वो जाकर के अपने मैसेज को देगा, मैसेज को देकर के चला आएगा। जैसे हनुमान जी राजदूत थे, श्री राम जी की बातों को लेकर के रावण के सामने प्रस्तुत किया था, तो राजदूत कहलाएंगे वो, ना कि राजनायिक कहलाएंगे। और समझ पा रहे हैं कि नहीं आप मेरी बात, तो ऐसा आप जानते रहेगा। इसको ये वर्ड मैंने क्यों लिया, क्योंकि भारत में पहली बार राजनायिक शब्द के बारे में अगर समझ में किसी ने पाया था, या राजनायिकों के बारे में समझा किसी ने था, तो कौन थे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनायिक को शब्द को, फिर से बता दें, राजनायिक का मतलब होता है जो उस देश से दूसरे देश को, यानी अपने देश से दूसरे देश को जोड़ने का कार्य करे। ये व्यक्ति वहां जाकर के नियुक्त रहेगा, वहीं पर रहेगा, वहां पर सारी चीजें करेगा ये। और जो राजदूत होते हैं वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जाते हैं, अपनी बातें कह करके चले आएंगे। तो राजनायिक शब्द को सबसे पहले भारत में किस शासक ने रिप्रेजेंटेट किया था, टीपू सुल्तान ने किया था, और हैदर अली इसके पिताजी का नाम था। तो चलिए, क्योंकि ये टॉपिक भी चाहेंगे तो ये लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि लंबा चल जाएगा, क्योंकि 4 युद्ध लड़ाने हैं। आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध, आंग्ल मैसूर तृतीय और चतुर्थ। 2 युद्ध इससे लड़े गए थे अंग्रेजों द्वारा, और 2 युद्ध इससे लड़े गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो इन चारों युद्धों के बारे में पूछा जाता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। कार्नवालिस किस युद्ध में था, ठीक, श्रीरंगपट्टम की संधि किसमें हुई थी, मद्रास की संधि किसमें हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए इसको रहते, कल इसको पढ़ लिया जाएगा, ठीक। अभी आप कुछ रिवीजन करवाना चाहो तो आप बता दो।
मोनी अंगद थे राजदूत। हनुमान जी गुप्तचर थे। नई कहानी लेके आई है तो। ठीक, चलिए, कोई किसी को कुछ रिपीट करवाना हो तो आप एक बार पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, काहे नहीं आएगा बीएड में। उसमें भी तो आते हैं। ठीक, रिकॉर्डिंग ऑफ करवा दीजिए। ठीक, बीएड में भी आएगा। चलिए एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किसी ने पूछा है। ध्यान से, कोई जाएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, एक टॉपिक है, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा सबका। जितने भी लोग बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। मैंने आपको एक टॉपिक पहले बताया था, देखिए कितने लोगों को याद है, बीमारियां। ठीक, बताया था कि नहीं? ठीक, देखिए डिजीजेस कितने लोगों को याद। ध्यान से सुनिएगा, डिजीज कितने लोगों को याद है, आज एक बार देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, नदियां बता देंगे, नदियां तो बड़ा टॉपिक है ना। अब बीएड का पता नहीं कब होगा, शिवांगी जी, शिवानी जी। ठीक, जलधारा रिवीजन करवा दीजिए। जलधारा इतनी बार हो चुका था, कुछ लोगों ने कह दिया इसको बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक, तुम करवा दूंगा कभी। आज एक बहुत दिन बाद ये टॉपिक देख रहे हैं, बीमारियां, देखिए कितने लोगों। जल्दी जल्दी सुनिएगा, जल्दी जल्दी देखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बीमारी होती है जन्मजात, जन्मजात बीमारी किसे कहते हैं, तो ऐसी बीमारियां जो हमें माता पिता से मिलती हैं, अर्थात जो जन्म के दौरान ही रहती हैं। अच्छा हाँ, एक नोट है का नहीं, क्लास खत्म होने के बाद निहाल आपसे कुछ बात बताएगा, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो उस समाधान कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको यहाँ की बात सुननी है मेरी क्लास के बाद, नहीं चले गए तो भी वापस आ जाएं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग, कोई जाएगा नहीं, सुन लीजिए, क्योंकि आपको कुछ बात बताएंगे निहाल जी, तो पूरी बात सुनिएगा। जन्मजात बीमारियां किसे कहते हैं, तो ऐसी बीमारियां जो हमें जन्म के दौरान ही मिलती हैं। जैसे कौन सी, तो हीमोफीलिया हो गई, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। दूसरी कौन सी हो गई, तो दूसरी वर्णांधता हो गई, कलर ब्लाइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कलर न पहचान पाने की कमी, खासतौर से लाल और हरा कलर नहीं पहचान पाता जो पेशेंट होता है। फिर अगर जैसे एक होती है डायबिटीज भी हो गई, डायबिटीज भी हमें पिताजी माता जी से मिलती है, मधुमेह जिसको बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित बीमारियां। उपार्जित का मतलब ऐसी बीमारियां जो हमें जन्म के बाद होती हैं। खास तौर से अगर बात कर ली जाए, तो ऐसी बीमारियां जो जन्म के बाद होती हैं, जो किसी न किसी, हाँ ध्यान से सुनिएगा, जो किसी न किसी चीज की कमी से या किसी न किसी पदार्थ की अधिकता से, जैसे पारे की अधिकता अगर ज्यादा हो जाए, अगर पारे की अधिकता आंत में ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत होगी बताइए। पारे की अधिकता अगर ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? मिनी माता, वेरी गुड। पारे की अधिकता होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? मिनी माता हो जाती है। तो इसी तरीके से सारी बीमारियां जो उपार्जित, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन के की अगर कमी हो तो कौन सी बीमारी? विटामिन, जल्दी जल्दी लिखिए, विटामिन के, विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं बनता, उसे हीमोफीलिया कहते हैं, वेरी गुड, रक्त का थक्का। अगर पूछ लिया जाए कि जैसे हमारे शरीर में अगर कैडमियम आयन की अधिकता हो गई, कैडमियम, कैडमियम की आयन की अधिकता हो गई, कैडमियम की अधिकता हो गई तो, कैडमियम की अधिकता हो गई तो इटाई, इटाई, वेरी गुड, कैडमियम की अधिकता हो गई तो इटाई, इटाई। चलिए, तो ये सारी बीमारियां किस में जाएंगी? उपार्जित में। अब उपार्जित बीमारियां दो टाइप की होती हैं, एक होती है ट्रांसटिव जिसको बोला जाता है संक्रामक, ट्रांसटिव, और एक को बोला जाता है गैर संक्रामक, इंट्रांसटिव, गैर संक्रामक यानी इंट्रांसटिव। ठीक, गैर संक्रामक यानी इंट्रांस, जैसे कैंसर है तो गैर संक्रामक है, एक पेशेंट को हुई। कैंसर का मुख्य कारण क्या होता है, किसी अगर पूछ लिया जाए कैंसर के कारण क्या होता है, तो अत्यधिक, जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा सेल का डिवीजन हो जाए किसी बॉडी पार्ट में। क्योंकि सेल डिवीजन तीन टाइप का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री, मियोसिस, मिटोसिस और मायोसिस, ये तीन टाइप के होते हैं। अगर कोशिका का ज्यादा विभाजन हो गया तो क्या किसका कारण बनेगा? कैंसर का कारण बनेगा। तो कैंसर एक कैसी बीमारी होगी? हाँ, कैंसर एक कैसी बीमारी होगी तो जिसको हम बोल सकते हैं गैर संक्रामक। संक्रामक बीमारियां कितनी होती हैं? तो संक्रामक बीमारियां चार चीजों से हो सकती हैं। संक्रामक बीमारियां किससे हो सकती हैं? चार चीजों से हो सकती हैं। किससे किससे?
बैक्टीरिया यानी सॉरी, सबसे पहले वायरस हम लोग क्या बोल सकते हैं, विषाणु से। वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु से। बैक्टीरिया यानी किससे हो सकती है, जीवाणु से। फिर तीसरे नंबर पे क्या है कि प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ का मतलब जो एक कोश की है, छोटे छोटे जीव, मच्छर या मक्खी जिनमें मुख्यतः होते हैं, मच्छर या मक्खी के कारण जो फैलते हैं, प्रोटोजोआ से। और एक क्या हो जाएगा, फंगस से। तो ये कैसी बीमारियां होती हैं, तो ये बीमारियां होती हैं कैसी, तो ये बीमारियां होती हैं संक्रामक, जिसको ट्रांसटिव, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांसटिव बोला जाता है। वेरी गुड। बाकी बहुत बढ़िया, जो जो बता रहे हैं सब बहुत अच्छे हैं। ठीक, ठीक, ट्रांसटिव, और जो नहीं बता रहे हैं वो भी अच्छे हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो ये चार कैसी बीमारियां होती हैं, तो चार होती हैं ये संक्रामक। विषाणु वाली बीमारियों के नाम मैंने आपको बताए थे, विषाणु से फैलने वाली बीमारियों के नाम मैंने आपको बताए थे। जिन लोगों को ना पता हो उनको मैं बता दूं फिर से, जैसे कौन कौन सी थी, रेबीज, कौन कौन सी थी, रेबीज। दूसरे नंबर पे कौन थी, खसरा। कोई टाइप नहीं करेगा, एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है। टाइप मत करिए, ठीक, टाइप मत करिए, हाँ टाइप मत करिए, देख लीजिए। रेबीज, दूसरे नंबर पे खसरा, फिर तीसरे नंबर पे हर्पिस, तीसरे नंबर पे हर्पिस, चौथे नंबर पे मेनिनजाइटिस, जिसको दिमागी बुखार कहते हैं, मेनिनजाइटिस, या इसी को जापानी इंसेफ्लाइटिस या चमकी बुखार कहते हैं। रेबीज हो गया, खसरा हो गया, फिर इसके बाद हेपेटाइटिस, फिर इसके बाद हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, फिर इसके बाद ट्रैकोमा, इसके बाद ट्रैकोमा। याद करिए ट्रिक वो जो मैंने बताई थी, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा के बाद अगर बात कर ले तो उसके बाद है पोलियो। कौन सी, पोलियो। फिर कौन सी है, एड्स। फिर कौन सी है, चेचक। फिर कौन सी है, छोटी माता। फिर कौन सी है, डेंगू। फिर कौन सी है, गलसुआ, मम्स जिसको बोलते हैं। फिर कौन सी है, इन्फ्लुएंजा। रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, ये सारी बीमारियां किससे रिलेटेड हैं, ये सारी बीमारियां आप बताओ किससे रिलेटेड हैं, तो आप क्या बताओगे, ये सारी बीमारियां हैं रिलेटेड वायरस से, विषाणु से। ये सारी बीमारियां किससे रिलेटेड हैं, विषाणु से। बस समझ पा रहे कि नहीं आप, रिवीजन हो रहा है कि नहीं आपका। हाँ तो देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया। रेबीज हो गया, रेबीज के बाद हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। ये सारी बीमारियां किससे रिलेटेड हैं, तो ये सारी बीमारियां रिलेटेड है किससे, वायरस से। चलिए, दूसरे नंबर पे अगर रिवीजन किया जाए तो दूसरे नंबर पे मैंने तो ट्रिक आपको लिखवा ही दी है, तो आप लोगों को पता है, जल्दी जल्दी एक बार देख लीजिए। दूसरे नंबर पे अगर बात कर ली जाए तो जीवाणु से फैलने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां, यानी वो डिजीजेस जो किससे फैलती हैं, बैक्टीरिया से। कौन कौन सी हैं, तो अगर एक की बात कर ली जाए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है टिटनेस, धनुष टंकार, याद करिए, धनुष टंकार या धनुवस्तम। एटीएस का टीका दिया जाता है, एंटी टॉक्साइड सीरम का टीका दिया जाता है ना। चलिए, टिटनेस। टिटनेस के बाद कुष्ठ रोग, कौन सी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, याद करिए, कुष्ठ रोग, जिसमें डेप्सोम, क्लोफाजेमिन और रिफेमेसिन तीन दवाएं दी जाती हैं एमडीटी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट के तहत। कुछ रोग के बाद अगर बात कर लिया जाए, सिफिलिस, कौन सी, सिफिलिस। सिफिलिस के बाद फिर कौन सी, डायरिया। डायरिया के बाद फिर कौन सी, डिप्थीरिया, कौन सी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बाद अगर आपसे बात कर ले, डिप्थीरिया के बाद अगर आपसे में बात कर ले तो उसका नाम है टीबी, जिसको क्षय रोग कहते हैं या राजयक्ष्मा रोग कहते हैं, या इसी को क्या नाम दिया गया है, तो इसी को कहा जाता है क्षय रोग ना, क्षय रोग कहते हैं इसको, तो टीबी। फिर इसके बाद निमोनिया, याद करिए, इंडिया निमोनिया इंडेक्स मैंने बताया था, सबसे पहला स्थान हरियाणा का था। ठीक, निमोनिया। निमोनिया के बाद अगर आपसे बात कर ले, हैजा, जिसको कॉलरा बोलते हैं, विब्रियो कोलेरी, याद करिए। फिर हैजा के बाद अगर आपसे बात कर ले, प्लेग, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बताया था इसी दौरान, फिर प्लेग जब बता रहा था। प्लेग के बाद टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट या निदान टेस्ट टाइफाइड में। फिर इसके बाद अगर आपसे बात कर ले, प्लेग हो गया, प्लेग के बाद फिर काली खांसी, याद करिए इसको हम लोग पढ़े थे कुकुर खांसी के नाम से, पढ़े थे कुकुर खांसी के नाम से। तो ध्यान से सुनिएगा,
तो ये हो गया। फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में मैंने क्या क्या बताया था आपको, तो प्रोटोजोआ में मैंने आपको बताया था क्या, प्रोटोजोआ में मैंने क्या बताया था आपको, तो सबसे पहले पायरिया, कौन सी, पायरिया। दूसरे नंबर पे फाइलेरिया, दूसरे नंबर पे कौन सी, फाइलेरिया, याद करिए। फिर इसके बाद कौन सा, दमदम बुखार, जिसको काला ज्वर बोलते हैं, ब्लैक बोन फीवर, सॉरी ब्लैक फीवर। फिर उसके बाद मलेरिया, मादा एंड फ्लीज। फिर उसके बाद पेचिस, डिसेंट्री। पेचिस के बाद सोने की बीमारी, निद्रा रोग। सीसी मक्खी, बालू मक्खी आया था, आप याद करिए, सोने की बीमारी। ठीक। आज मैं पूछ रिवीजन करा दे रहा हूँ, कल मैं जैसे आऊंगा पहले पूछूंगा इसको पूरा, ठीक। तो देखिए कितने लोग बताते हैं। तो ये 6-7 बीमारियां किससे थी, प्रोटोजोआ से। ये 6-7 बीमारियां किससे थी, प्रोटोजोआ से। कवक से याद करिए, सबसे पहले गंजापन, फिर उसके बाद दाद, फिर दमा, फिर खुजली। खुजली के बाद एक और था जिसको बोलते एथलीट फुट, एथलीट फुट। ये 5 बीमारियां किससे थी, कवक से। किससे थी, कवक से। तो याद किए कि नहीं आप लोग, ये जल्दी जल्दी ऐसे रिवीजन कर लिया करिए ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक। आज आप इतना ही पढ़ेंगे, शेष चीजें हम लोग पढ़ेंगे कल। मैसूर जरूर पढ़ के आइएगा कल, ठीक। हाँ, गंजा दामाद फ्रूट खाए, ठीक। वेरी गुड। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक। बाकी जो जानकारी है वो निहाल जी आपको माध्यम से बता देंगे। बाकी जो जानकारी है आपको ग्रुप के माध्यम से बता दी जाएगी आज।